हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स सब्जेक्ट है आपका, और इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हुक्स लॉ। ठीक है, टॉपिक है हमारा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं इसकी assumptions ऑफ हुक्स लॉ। assumptions of Hooke's law. We have first assumption is chemical composition of material. Chemical composition of material is constant throughout ठीक है। तो हुक्स लॉ को डिफाइन करने के लिए जो फर्स्ट assumption है वो क्या है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मटेरियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट। ठीक है, जो मटेरियल आपने जो भी सैंपल स्पेसिमेन लेना है, जिस पे टेस्टिंग करनी है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या होनी चाहिए, पूरे के पूरे मटेरियल की सैंपल की स्पेसिमेन की सेम होनी चाहिए। ओके, सेकंड assumption इज टेम्परेचर is constant during loading। ठीक है, जब भी आप क्या कर रहे हो, स्पेसिमेन पे लोड डाल रहे हो, उस समय जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर। थर्ड assumption इज थर्ड assumption क्या है हमारे पास, देयर इज नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ठीक है, देयर इज नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अब इसका मतलब थोड़ा समझते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई भी मटेरियल है। ठीक है, मटेरियल में क्या होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स है उसका कॉम्बिनेशन ही है। कोई भी मटेरियल है वो क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स का क्या है, कॉम्बिनेशन। अब स्मॉल पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है तो इसमें क्या है, स्मॉल वर्ड्स भी होंगे। जब भी इस जो हमारा सैंपल है, ठीक है, जब मटेरियल है, जो हमारा मटेरियल है, जब भी इस पे हम लोड, व्हेन द लोड इज अप्लाइड, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं लोड। तो जब भी स्ट्रेस क्या होती है, रेजिस्टिंग फोर्स ऑफ ए मटेरियल। जब भी हम लोड अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, मटेरियल क्या करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक स्ट्रेस क्या देता है, अगेंस्ट द लोड। ठीक है, तो देखो अगर वर्ड्स है तो क्या होगा कि यहाँ पे तो पार्टिकल है, वहां पे तो क्या देगा, ये स्ट्रेस अपर डायरेक्शन में देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ड है, वर्ड क्या कराए जाएंगे, खाली जाएंगे, वहां पे स्ट्रेस क्या होगी, कम होगी। लेकिन हम मान के चलते हैं, देखो अब सेम मटेरियल है, लोड है, ठीक है, वो स्ट्रेस दे रहा है हमको, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे हमने क्या लिखा, देयर इज नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन, कि हम क्या कर रहे हैं कि जो भी स्ट्रेस जो है इंट्रोड्यूस हो रही है इस मटेरियल में, उसको मान के चलते हैं वो क्या है, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो मतलब जहाँ पे भी स्ट्रेस सेम है, यहाँ पे भी स्ट्रेस सेम है, कि यहाँ पे भी स्ट्रेस क्या है, सेम है। ठीक है, थर्ड assumption हमारी ये थी कि देयर इज नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन, जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है थ्रू आउट द मटेरियल वो क्या है, सेम है। ठीक है, स्ट्रेस में चेंजेस नहीं है। फोर्थ assumption क्या है, मटेरियल इज डिफॉर्मेबल। ठीक है, अब
अब देखो कोई भी मटेरियल है जितना मर्जी रिजिड हो, जितना मर्जी हार्ड हो, ठीक है, तो जब भी उस पर लोड लगेगा तो उसकी क्या होगी, थोड़ी सी तो डिफॉर्मेशन होगी, मे बी नेग्लिजिबल होगी, लेकिन थोड़ी सी तो उसकी डिफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो मैं मान के चला हूँ कि मटेरियल क्या है मेरे पास, डिफॉर्मेबल है। क्लियर है। देन हुक्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया, कुछ अजम्पशन की है। फर्स्ट अजम्पशन है केमिकल कंपोजिशन ऑफ मटेरियल is constant throughout. Second one is temperature is constant during loading. Third one is there is no stress concentration. Fourth one is material is deformable. ठीक है। Then according to Hooke's law, Hooks किसी बंदे का नाम है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या है, Hooks क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रेस is directly proportional to sign of proportionality, directly proportional to strain. Clear है? Stress is directly proportional to strain. Whether it is normal stress, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा normal stress सिग्मा n, हमने उस दिन लास्ट लेक्चर में किया था। सिग्मा n क्या डिनोट करता है, normal stress is directly proportional to normal strain. क्लियर है? अब देखो, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूं shear stress की, टाउ इज साइन ऑफ shear stress, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। फाई क्या है यहाँ पे, shear strain। इधर साइड में लिख लेना कि यहाँ पे फाई क्या है मेरे पास, shear strain। क्लियर? यहाँ पे मेरे पास क्या है, ठीक है। देन नॉर्मल स्ट्रेस, देखो मैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, देन स्ट्रेस कौन सी है हमारे पास, दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज नॉर्मल एंड सेकंड वन इज shear स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस भी इसको बोलते हैं। देन नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू कैपिटल E इनटू नॉर्मल स्ट्रेन। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं shear स्ट्रेस की बात करूं, इसको खत्म किया मैंने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को। देखो हमेशा यही होता है कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे एक कांस्टेंट डालते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए मैंने कांस्टेंट कैपिटल E यूज किया और यहाँ पे कैपिटल G यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं लिख दूंगा कि यहाँ पे E क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ऐसे में लिख दूंगा कि G क्या है मेरे पास, G जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, मॉडुलस ऑफ G क्या मेरे पास, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर है? तो देखो यहां से मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास जो E है, E इज इक्वल टू स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेन, E को लिख सकता हूं ऐसे। और G है जो, G को मैं कैसे लिख सकता हूं, G इज इक्वल टू टाउ अपॉन। क्लियर है? तो अगर मैंने डिफाइन करना है, डेफिनेशन देनी है मेरे पास कि यंग्स मॉडुलस क्या है, यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस या स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैंने डेफिनेशन देनी हो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, shear स्ट्रेस डिवाइडेड बाय shear स्ट्रेन। क्लियर है? तो ये था मेरा हुक्स लॉ, ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो ये हुक्स लॉ हो गया आपका। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसी को एक्सप्लेन करेंगे। कैसे करेंगे देखो, अभी अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे।
तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो मैं क्या करूंगा, एक ग्राफ बनाऊंगा बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में लिखूंगा स्ट्रेन, स्ट्रेन इन दिस डायरेक्शन और स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस को इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज कर रही है, स्ट्रेस इंक्रीज कर रही है, वैसे वैसे मेरा स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यही तो बताता है कि जैसे जैसे स्ट्रेन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे स्ट्रेस भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये क्या हो गया, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, वो रिप्रेजेंट करिए आपका हुक्स लॉ व्हिच इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो देखो इधर मैं लिखता हूं, अब ये क्या है, एक लाइन है, लाइन ड्रॉ की है। अब मैं अगर मैं बात करूं, जो मेरे पास लाइन होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, यही होती है। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू स्लोप, यहाँ पे स्लोप इनटू x प्लस c, कांस्टेंट कोई भी, यही होती है लाइन की इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, और x एंड y क्या है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो देखो अगर मेरे पास ये इक्वेशन है और स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज ए फंक्शन ऑफ ये m हो गया, और सिग्मा इज इक्वल टू मेरे पास की है क्या है, E इज इक्वल टू स्ट्रेन। यही है ना, तो ध्यान से देखो, क्योंकि E मेरे पास है, E इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। क्लियर, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है, अगर स्ट्रेस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो मेरे पास इक्वेशन यही बचेगी, तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। प्लस यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ, मैं ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, प्लस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो अगर मैं कंपेयर करूँ इस लाइन की इक्वेशन के साथ, ठीक है, तो m यहाँ पे क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, E क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, यहाँ पे E क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन। मैंने को रिप्रेजेंट कर दिया, E क्या है यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, और देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैंने स्ट्रेस को इस डायरेक्शन में ही क्यों लिखा है, स्ट्रेन को इस डायरेक्शन में क्यों लिखा था, इसको मैं चेंज भी कर सकता था। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए एक सिंपल सा फंडा याद रखना कि यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस इज फंक्शन ऑफ एक्स, सॉरी स्ट्रेन, कि स्ट्रेन चेंज हो रही है और स्ट्रेन चेंज होने की वजह से स्ट्रेस चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपकी स्ट्रेन चेंज हो रही है वैसे ही आपकी स्ट्रेस चेंज हो रही है। तो इसको मैं कंपेयर कर देता हूँ, y इक्वल टू एफ अपॉन एक्स के साथ। ठीक है, तो x डायरेक्शन में क्या आ जाएगा ये, ठीक है, जो फंक्शन है वो x डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से वो चेंजेस हो रही है वो y डायरेक्शन में आ जाएगा, इसलिए मैंने जो स्ट्रेस है उसको y डायरेक्शन में कंसीडर किया और जो स्ट्रेन है उसको x एक्सिस की डायरेक्शन में कंसीडर किया। ओके, यहाँ तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं। यहाँ से पता चल गया कि जो हुक्स लॉ है आपका, उसकी जो हुक्स लॉ आपने किया है, ड्राइव किया है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसकी जो लाइन है, ठीक है, लाइन ऑफ इंक्लिनेशन है, मतलब स्लोप बोल सकते हो, स्लोप है वो किसके इक्वल है, E के। E इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लूंगा कि जो स्लोप है, स्लोप कितनी होगी, स्लोप कितनी होगी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व के जो इंक्लिनेशन है उसकी स्लोप कितनी होगी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो एक और बात यहां से एक और ग्राफ से समझते हैं। आपको पता है इस तरफ स्ट्रेस है और इस तरफ है स्ट्रेन, क्लियर। तो कोई भी मेरे पास, मैं मान के चल रहा हूं पहला मटेरियल है मेरे पास, ठीक है, वो है ए मटेरियल, और जो सेकंड मटेरियल है उसके लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बन रही है वो बन रही है ये वाली, ये क्लियर। ठीक है, तो आपने पहले से ही वो रखा है कि जो E1 है, लेट EA लिख देता हूं मैं इसको, जो EA है दैट इज स्लोप ऑफ स्ट्रेस एंड कर्व ऑफ मटेरियल ए, दो मटेरियल है मेरे पास A और B। ऐसे ही जो इसकी स्लोप है B मटेरियल की, इसको मैं लिख दूंगा AB। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि जिस इधर यहां पे क्या होगा, अगर जे ई है मतलब स्लोप है ये वाली और इसकी स्लोप ये वाली है, अगर स्लोप कम है, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं ई ए क्या है, लेस देन है किससे, ई बी से। ठीक है, जो ए मटेरियल है इसकी स्लोप क्या है, लेस है, और जो बी मटेरियल है, अगर मैं सिर्फ बी मटेरियल की बात करूं तो इसको इग्नोर करो, बी मटेरियल का एंगल क्या है, ज्यादा है, एंगल ज्यादा है, इट मीन स्लोप ज्यादा है। तो ए क्या जो एंगल है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर कम है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल बी, तो उस केस में क्या होगा, जो स्ट्रेन है, ठीक है, जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन ऑफ ए क्या होगी, ग्रेटर देन होगी स्ट्रेन ऑफ बी से। ये समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या था, स्लोप क्या थी, कम थी, लेकिन स्ट्रेन क्या थी, या स्ट्रेन तो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, स्ट्रेन क्या आ गई, ज्यादा आ गई। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एंगल बढ़ गया, मतलब स्लोप क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, लेकिन स्ट्रेन क्या हो गई, इस डायरेक्शन में कम हो रही है, तो स्ट्रेन क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में कम हो रही है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब भी किसी मटेरियल के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसकी क्या होगी, स्ट्रेन क्या होगी, कम होगी। इसलिए जिस भी मटेरियल का वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, इट मींस उसमें उसकी डिफॉर्मेबल और चेंज इन शेप कम होगी, मींस उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा। क्लियर। इलास्टिक एंड प्लास्टिक मटेरियल, इलास्टिक एंड प्लास्टिक, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल कौन सा होता है, इलास्टिक मटेरियल होता है कि जैसे कोई भी मेरे पास मटेरियल है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, वेदर इट इज टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, टेंसाइल फोर्स बताया था, अगर बाहर की तरफ किसी भी मटेरियल के बाहर की तरफ लगा रहा हूँ तो वो हो जाएगी टेंसाइल, अगर अंदर की तरफ लगा रहा हूँ फोर्सेस उस मटेरियल के टुवर्ड्स द मटेरियल, देन वो क्या हो जाएगी मेरी कंप्रेसिव फोर्स। ओके, देन कि फोर्स अप्लाई की है मैंने, लेट अस सपोज किसी मटेरियल पे फोर्स अप्लाई की है मैंने, ठीक है, और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसको छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ने के बाद अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेता है, देन इट इज कॉल्ड इलास्टिक मटेरियल। अगर वो ओरिजिनल पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है,
ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से वापस नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो गया, प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल रबर है, रबर को आप रबर में फोर्स अप्लाई करते हो, वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है। ठीक है, तो वो क्या हो गया मेरा इलास्टिक मटेरियल। अगर प्लास्टिक मटेरियल की बात करूं, ठीक है, वो प्लास्टिक मटेरियल की एग्जांपल है कि वो कॉटन कैंडी आता है कोई, आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में आता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो मटेरियल को वो बना के खींच के उसको लंबा करता है। ठीक है, और आपको कैंडी बना के दे देता है, बना के देता है, कैंडी बना के दे देता है। ठीक है, वो कैंडी ऐसे तो है नहीं कि वो उसने वो उसके बाद फिर से वो इकट्ठी हो जाती है, ऐसा तो होता नहीं है, वो तो अपनी शेप में रहती है। तो वो क्या हो गया, प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो इफ ए मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल क्या हो गया, इफ ए मटेरियल regain, if a material regains its original position, regain its original shape, लिख सकते हो, original shape after the removal of load, after the removal of external load is called elastic material. Elastic material, क्लियर है। ऐसे ही बात करूं मैं प्लास्टिक मटेरियल की, तो प्लास्टिक मटेरियल कौन सा हो जाएगा, द मटेरियल which do not regain their original shape after the removal of external load। ठीक है, अगर रीगेन करता है पोजीशन देन है, अदरवाइज नहीं। क्लियर, इलास्टिक मटेरियल हो गया और प्लास्टिक मटेरियल हो गया। ठीक है, अब डिफरेंट शेप्स बनाएंगे और लिखेंगे ये कौन सा मटेरियल है। डिफरेंट मटेरियल की मैं स्ट्रेस स्ट्रेन जो डायग्राम बनाई है हमने वो लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे इलास्टिक मटेरियल। सबसे पहले मटेरियल कौन सा है, इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, सेकंड मैं इधर लिख देता हूं इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल के लिए आपको पता है स्ट्रेस स्ट्रेन आपने डायग्राम बनाना है। ठीक है, इधर क्या बन जाएगा, इस डायरेक्शन में स्ट्रेस डिनोटेड बाय सिग्मा एंड स्ट्रेन। इलास्टिक मटेरियल कौन सा हो जाएगा, इलास्टिक मटेरियल जो रीगेन कर लेगा अपनी पोजीशन, मतलब स्ट्रेन क्या हो जाएगी, जीरो। इलास्टिक मटेरियल क्या हो जाएगा कि अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो, इलास्टिक मटेरियल फोर्स अप्लाई करते हो, वो अपनी शेप को रीगेन कर लेगा। ठीक है, मतलब जितना आप स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जैसे जैसे स्ट्रेस अप्लाई करते जाओगे वैसे वैसे ही उसमें स्ट्रेन आती जाएगी। इसमें स्ट्रेन मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं बात करूं प्लास्टिक मटेरियल की,
ठीक है। प्लास्टिक मटेरियल क्या हो जाएगा, प्लास्टिक मटेरियल में सेम ही रहेगा कि जैसे जैसे आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, स्ट्रेस को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रेन क्या हो रहा है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इलास्टिक और प्लास्टिक में सिर्फ यही डिफरेंस है कि जैसे ही देखो लोड आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, लोड अप्लाई जब लोड खत्म कर दोगे, तो फिर से क्या आ जाएगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ प्लास्टिक मटेरियल कि अगर एक बार उसमें आपने क्या किया, विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड आपने क्या कर दिया है, उसकी शेप को चेंज कर दिया है, तो वापस वो अपनी शेप में नहीं आएगा, ठीक है। तो इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल हो गया। अब मैं थर्ड बात करूंगा, थर्ड है रिजिड मटेरियल। थर्ड वन इज रिजिड मटेरियल, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेन डायग्राम इधर ड्रॉ करूं, इधर स्ट्रेन आ गया और यहाँ पे स्ट्रेस आ गया इन दिस डायरेक्शन। अब देखो रिजिड मटेरियल क्या होगा, रिजिड मटेरियल अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो क्या होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब रिजिड मतलब वो मटेरियल क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड है, मतलब उसमें स्ट्रेन कितनी होगी, 0। बहुत ज्यादा हार्ड है, स्ट्रेन मतलब उसमें चेंजेस हो ही नहीं रही, तो मैं क्या कर दूंगा, E की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, 1 ओवर समथिंग, 1 ओवर 0 क्या होता है हमेशा, इट इज नॉट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, नॉट इज इक्वल टू 0। तो देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है। इन्फिनिटी कहाँ पे मिलेगा, आप देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा आपको। एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल से अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे इस लाइन पे जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे 0 है। इन्फिनिटी कहाँ मिलेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे मिलेगा। तो ये मेरा पॉइंट हो गया, ये रिजिड मटेरियल के लिए, रिजिड मटेरियल, ठीक है। तो जो वर्टिकल लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिड मटेरियल के लिए जो आपका स्ट्रेस डायग्राम है उसमें आपने डायरेक्ट लिख देना है कि रिजिड मटेरियल के लिए ये वाली कर्व शो होती है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका आइडियल प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मूव ऑन आइडियल प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा, आइडियल प्लास्टिक मटेरियल। आइडियल प्लास्टिक मटेरियल में आपको देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपने क्या निकालना है, उसकी बस स्लोप ड्रॉ करनी है, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ठीक है। अब आपको पता है स्ट्रेन इज इक्वल टू फोर्स कॉन एरिया, हमने सबसे पहले किया था, फोर्स कॉन एरिया, तो यहाँ पे कितना जाएगा, ये E। अब क्या हो रहा है, आइडियल प्लास्टिक मटेरियल, मतलब आइडियल प्लास्टिक मटेरियल क्या है, इसका मतलब कि इसके लिए जो फोर्स अप्लाई है वो 0 है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनेगा मेरा वो कैसे बनेगा, ये हो गया स्ट्रेन, ये क्या हो गया स्ट्रेन, और ये क्या हो जाएगा स्ट्रेस, ये आ गया स्ट्रेस, ठीक है। तो इसके लिए देखो E क्या है, अब 0, स्लोप कितनी आ रही है, 0, यंग्स मॉडुलस कितना आ रहा है, 0। अब यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी 0 कहां पे होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है। इट मींस जो ये वाली लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आइडियल
प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, इजी है, ठीक है। तो नंबर 5, उसके बाद आपका एक पास आ जाएगा इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। अब क्या गया, देखो नाम से पता लग रहा है कि इलास्टिक भी है और प्लास्टिक भी है। नंबर 5 इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल, इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल कौन सा होगा, ठीक है। इलास्टोप्लास्टिक नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेस होगी इन दिस डायरेक्शन और स्ट्रेन होगी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो अप टू सर्टेन लेंथ कि जितनी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसमें चेंजेस आ रही है, जितनी स्ट्रेस हो रही है उतनी ही उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ तक क्या हो रहा है कि जितनी स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उतनी स्ट्रेन चेंज हो रही है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या हो गया, स्ट्रेन ज्यादा हो रही है, स्ट्रेस कम हो रही है, मतलब कम लोड लगाने की वजह से क्या हो रही है, चेंजेस उसमें ज्यादा हो रही है। अगर इस तरह कोई मटेरियल है तो उसे क्या बोलते हैं, इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट है आपका रिजिड प्लास्टिक मटेरियल, लास्ट मटेरियल है आपका रिजिड प्लास्टिक मटेरियल। नंबर 6 है रिजिड प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। तो रिजिड प्लास्टिक मटेरियल क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रिजिड प्लास्टिक मटेरियल वो होते हैं कि सबसे पहले क्या होगा कि आपने क्या किया कि फोर्स लगाई है, ठीक है, अप टू सर्टेन पॉइंट तक, तो वहां पे क्या मटेरियल पे क्या लगाई है, फोर्स लगाई है। लेकिन जब फोर्स आप प्रॉपर लगा चुके हो, देखो जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाओगे तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसमें क्या आएगी, एकदम से चेंजेस आ जाएगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। यील्ड स्ट्रेस, स्ट्रेस है और यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स कौन दे दिया कि जैसे आपने क्या किया, फोर्स थोड़ी सी अप्लाई की, अभी स्ट्रेन कोई चेंजेस नहीं आता, उसके बाद थोड़ी सी और अप्लाई की, अभी तक कोई चेंजेस नहीं आया। लेकिन जैसे ही यील्ड पॉइंट पे पहुंचे, उसमें क्या आ गई, एकदम से स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करूंगा, एग्जांपल क्या है इसकी एग्जांपल है फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड है, तो फ्लूइड कोई भी हो सकता है। तो देखो फ्लूइड की एग्जांपल क्या है कि एक बार पानी, जो फ्लूइड में पानी लेके मैं चल रहा हूँ, पानी को एक बार आपने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया तो कंटिन्यूअसली वो फ्लो होता रहेगा, ठीक है। क्लियर है ना। तो ये था मेरा रिजिड प्लास्टिक मटेरियल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन। जल्दी से कर लेते हैं इसको, फिर लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन, ठीक है, सिंपल अलजेब्रा ही है, इसमें और कुछ नहीं है। परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन इज इक्वल टू, आपको पता है फाइनल लेंथ किसी मटेरियल पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसके वजह से क्या हो रही है, इसमें चेंजेस हो रही है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ इनटू 100,
ठीक है, ऐसे परसेंटेज निकाल सकते हैं। इफ यहाँ पे लिखूंगा इफ परसेंटेज ऑफ इलांगेशन इज लेस देन 5%। ठीक है, किसी मटेरियल पे देखो फोर्स अप्लाई की है आपने, फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हो गया कि उसकी जो चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो क्या हो रही है, बहुत कम हो रही है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल कौन से होते हैं कि ये फेल होने से पहले इंडिकेशन नहीं देते। ठीक है, लाइक मेरे पास ये चौक है, इसमें फोर्स अप्लाई की तो एकदम से ये इंडिकेशन नहीं देगा, एकदम से टूट जाएगा। ये तब हो गया मेरा ब्रिटल मटेरियल, मतलब एलोंगेशन है उसकी, चेंज इन शेप क्या हो रही है, बहुत कम हो रही है, 5%। सेकंड है परसेंटेज जो एलोंगेशन 5 to 15% के बीच में है। ठीक है, बिटवीन 5 to 15%। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट ब्रिटल हो जाएगा, इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट ब्रिटल हो जाएगा या इंटरमीडिएट डक्टाइल हो जाएगा। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल कौन सा होता है, जो फेल होने से पहले इंडिकेशन देता है। ठीक है, तो अब परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन इज ग्रेटर देन 15%। 15% से ज्यादा एलोंगेशन हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डक्टाइल। ठीक है, तो बाकी ये फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।